All the thoughts shared in this video is of the author of the book being taught. I have no intention to insult or hurt anybody's feelings. Welcome to Science Classroom, the step to your dream. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 एंशिएंट इंडिया का, जिसका नाम है टेरिटोरियल स्टेट्स एंड द फर्स्ट मगधनी एम्पायर। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं 500 BC के अराउंड जितने भी लार्ज स्टेट्स थे जो महाजनपद कहलाते हैं उनके बारे में, और जो सबसे पहला महाजनपद से एम्पायर की तरफ बढ़ा वो था मगध। तो मगध की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हम लोग को कवर करने हैं वो हैं कि महाजनपद क्या हैं, कितने महाजनपद थे और उनसे रिलेटेड उनका किस जगह पे वो सिचुएटेड थे, उनका कैपिटल क्या था और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साथ में जो फर्स्ट एम्पायर है मगध, उसका राइज़ कैसे हुआ, किन वजहों ने उसे बढ़ाया, साथ में ग्रोथ कैसे हुआ और मगध के सक्सेस के पीछे क्या कारण थे, इन सब को पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है उससे महाजनपद। तो शुरू में हम लोग देखते हैं जो वैदिक पीरियड था। वैदिक पीरियड में लोग अपने ट्राइब से ज़्यादा एफिनिटी रखते थे, अपने ट्राइब से ज़्यादा लॉयल रहते थे। लेकिन जैसे जैसे मटेरियल एडवांटेज होने लग गया, मटेरियल एडवांटेज से कहने का मतलब जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे खेती डेवलप होने लग गया बहुत ज़्यादा, तो लोग एक जगह पे ना बहुत ज़्यादा अनाज उगा रहे हैं, तो वो उस जगह को, उस टेरिटरी को छोड़कर जा नहीं रहे हैं। तो क्या हुआ कि उनका लगाव हो गया उस टेरिटरी से। तो अब लोग क्या है ना, धीरे धीरे ट्राइब्स की जगह पर अपने टेरिटरी या जनपद से ना ज़्यादा एलिजेंस शो करने लग गए। और इन्हीं जनपद का जब डेवलपमेंट हुआ तो उनमें से बहुत सारे जनपद जो हैं वो एक बड़े रीजन को कवर किए और उनमें कई सारे ग्रुप्स मिल करके एक रूलर को चुनते थे, किंग को चुनते थे। तो ये जो स्टेट्स, ये जो लार्ज स्टेट्स बने, इनको महाजनपद कहते हैं। और ये जो कैरेक्टर है कि जो राजा होगा वो चुना जाएगा सभी लोगों के द्वारा नहीं, लेकिन जो मोस्ट पावरफुल कहते हैं या एक ट्राइब के बहुत सारे इम्पोर्टेंट, या कहते हैं कि एक जनपद के कई सारे इम्पोर्टेंट ट्राइब्स का के चीफ्स मिल करके उन्हीं में से एक को चुन लें किंग। तो इस टाइप के रिपब्लिक्स को, चूँकि यहाँ पे वोटिंग हो रहा है, चुना जा रहा है, तो रिपब्लिक्स हैं, लेकिन कंप्लीट रिपब्लिक नहीं है। तो इन रिपब्लिक्स को ओलिगार्किक रिपब्लिक्स कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मैप पे देख लेते हैं इनका लोकेशन क्या है, फिर हम लोग एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है इंडिया का मैप। हम लोग थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो हम लोग सबसे ईस्ट में देख रहे हैं, ईस्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे ईस्ट में हम लोगों को अंगा दिखता है। अंगा एक महाजनपद था जो जिसकी राजधानी चंपा है। रीजन आप देख लीजिए, बिहार के रीजन में पड़ रहा है। अभी मैं मतलब एक तरह से कह दूं कि छोटा मोटा, या कह दूं कि एक बेसिक कैरेक्टर्स बता रहा हूँ या बेसिक रीजन्स बता रहा हूँ कि कौन से स्टेट में पड़ रहा है या कैसे किस जगह पे पड़ रहा है। कंप्लीट इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे उसका जो नेबर है वो है मगध। मगध का नेबर वज्जी है, काशी है, और वज्जी का जो नेबर है वो है मल्ला है। तो अंगा की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगीर, काशी की राजधानी वाराणसी, जो वज्जी है उसकी राजधानी वैशाली, मल्ला की राजधानी कुशीनगर। तो कैपिटल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं और महाजनपद भी। तो एक बार लोकेशंस देख लीजिए आप लोग। तो मल्ला जनपद का जो नेबर था वो कौशाला था। काशी का नेबर वत्सा और छेदी, इनफैक्ट इसको सेदी लिखते हैं। और कौशाला का जो नेबर है वो पंचला। पंचला के नेबर जो थे वो कुरुज थे। ये पुराना कुरु क्लैन है, वही है। ठीक है। इसके अलावा वत्सा के जो नेबर हैं वो सुरासना हैं और सुरासना के नेबर मत्सा। और यहाँ सेदी के नेबर हैं अवंती। अवंती बहुत ही पावरफुल जनपद था। इसके अलावा साउथ के साइड हम लोग देख रहे हैं एक ही दिख रहा है, वो है अस्मका। तो साउथ में एक ही है मोस्टली। अब देखिए गंगेटिक प्लेन्स में है, और एक दो इधर है, गांधार एक है और एक कंबोजा। ये दोनों पाकिस्तान के रीजन में, मॉडर्न डे पाकिस्तान के रीजन में है। तो टोटल 16 जहाँ महाजनपद थे। इनका हम लोगों ने मैप पे देख लिया कि क्या है। ये जनरली गंगेटिक प्लेन्स में है ज़्यादातर। दो इधर दिख रहा है हिंदू कुश रीजन में पाकिस्तान की तरफ, एक दिख रहा है विंध्यास जो रेंज है, ये जनरली विंध्यास रेंज है समझ लीजिए, जो दो पार्ट में बांट रहा है इंडिया को। तो
विंध्यास के नॉर्थ साइड ज़्यादातर महाजनपद डेवलप हुए थे और साउथ साइड एक ही, और 2 इस साइड हिंदू कुश में। तो ज़्यादातर आपको देखने को किधर मिल रहा है, गंगेटिक प्लेन्स में। याद रखिएगा बस यही, बिहार, झारखंड, बंगाल का थोड़ा रीजन, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तक, है ना, और जो मालवा का रीजन है, अवंती जहाँ दिख रहा है, इन सब रीजन में ज़्यादातर महाजनपद डेवलप हुए थे। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग महाजनपद को। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले अंगा से। अंगा जो हम लोगों ने देखा मैप पे, वो बिहार और बंगाल का जो मिक्स्ड रीजन है, कह दें कि मुंगेर और भागलपुर का रीजन। जो बिहार में रहते हैं उन्हें पता है, मुंगेर और भागलपुर 2 बड़े शहर हैं, भागलपुर ज़्यादा डेवलप शहर है। तो इन दोनों रीजन को कवर करता था अंगा। अंगा की राजधानी चंपा थी, और जो अंगा है ये कहाँ पे स्थित था, तो ये जनरली ये जो चंपा है ये स्थित था, 2 नदी है, गंगेस मतलब गंगा और चंपा, इन दोनों नदी के मिलन पे, है ना, मिलन पे ही चंपा जो कैपिटल है इसका वहाँ स्थित था। बाद में देखते हैं जो मगध के बिंबिसारा हैं वो अंगा को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जीत लेते हैं लड़ाई में। मगध का रीजन हम लोगों ने देखा कि वो बिहार में पटना और गया और थोड़ा सा पार्ट शाहाबाद का, इन तीनों रीजन्स को, जो अभी मॉडर्न डे ये 3 जगह हम लोग को देखने को मिलते हैं, इन तीनों जगह पे मगध जनपद महाजनपद इस्टेब्लिश था, जिसकी राजधानी उस टाइम पर गिरिवराज थी। गिरिवराज पुराना नाम है और अभी हम लोग उसको राजगीर के नाम से जानते हैं। बाद में हम लोग देखेंगे कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी हुई, और बहुत थोड़ा देर के लिए कह दें कि वैशाली भी हुई थी। हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा महाजनपद है वह है काशी। काशी अभी भी आप लोग सुनते होंगे, काशी विश्वनाथ टेम्पल बनारस में, तो ये बनारस के रीजन का होगा, है ना, उत्तर प्रदेश में। वो भी कौन सा उत्तर प्रदेश, ईस्ट साइड वाला, मतलब जो बिहार के साइड वाला रीजन है। इसलिए आप लोग जानते भी होंगे बनारस में जो बिहार का पॉपुलर लैंग्वेज है भोजपुरी, उसी का जो फॉर्म है हम लोगों को बनारस में या बनारस के इस साइड के लोगों को, है ना, बोलते हुए सुनते हैं। तो ये जो रीजन है ये जनरली वाराणसी इसका कैपिटल था, और वाराणसी के सराउंडिंग में जितने रीजन हैं उसे वो सारा रीजन काशी महाजनपद के अंदर आता था। वाराणसी जो नाम है वो जनरली 2 रिवर की वजह से पड़ा है, एक है वरुणा रिवर और एक है अस्सी रिवर। तो वरुणा अस्सी मिलके वाराणसी बनता है। तो बुद्धा के टाइम से पहले, जो गौतम बुद्ध हैं उनके टाइम से पहले ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था, लेकिन बाद में कौशाला जो महाजनपद है उसके अधीन हो गया। जो 4th महाजनपद है वो है वत्सा। ये जनरली इलाहाबाद का जो रीजन है, प्रयागराज का जो रीजन है यमुना नदी के किनारे, ये उस रीजन में इस्टेब्लिश था, और यहाँ पे मोनार्की थी। मोनार्की कहने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक आदमी होगा, वो राजा होगा, उसी की फैमिली से राजा चुना जाएगा। तो मोनार्की इस्टेब्लिश थी। इसका कैपिटल कौशाम्बी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग देखते हैं कि हस्तिनापुर से जब मूवमेंट हुआ महाभारत के बाद, तो बहुत सारे लोग कौशाम्बी आए, कौशाम्बी में अपने आप को इस्टेब्लिश किया और वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ। तो कौशाम्बी जो है ये कहाँ पे स्थित है, ये है गंगा यमुना के संगम पे, कॉन्फ्लुएंस पे, है ना। और कुरु क्लैन, वही मैंने अभी जो कहा, हस्तिनापुर से शिफ्ट हुए, है ना। कुरु क्लैन का जब डिस्ट्रक्शन हुआ महाभारत के टाइम पे, उसके बाद कुछ लोग, कई सारे लोग यहाँ पे आकर बस गए। जो 5वां हमारा महाजनपद है वो है कौशाला। कौशाला जो है ईस्टर्न यूपी अवध रीजन, जनरली अवध रीजन जो है, जो अवध का एरिया है वो कवर करता है। इसका जो कैपिटल था वो श्रावस्ती था, नॉर्थ साइड का। मतलब कौशाला को अगर 2 भाग में बांट दें तो नॉर्थ साइड का जो कैपिटल था वो श्रावस्ती था, जो कि अभी हम लोग सहित में जो गोंडा के बॉर्डर पे है। गोंडा आप लोग जानते होंगे बैरेज डिस्ट्रिक्ट का है, बैरेज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो माफ़ कीजिएगा, गोंडा और बहरेज 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना। तो ये यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे पड़ता है जो साहित्य में है। तो उसी से हम लोग मतलब मेल जोल करते हैं कि श्रावस्ती यही रहा होगा उस टाइम पे। और साउथ पार्ट का जो कैपिटल था वो कुशावती था। 2 इम्पॉर्टेंट
सिटीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कौशाला महाजनपद के अंदर आता था। एक तो अयोध्या, आप लोग को पता होगा अयोध्या राम जन्मभूमि है, और दूसरा कपिलावस्तु। कपिलावस्तु एक रिपब्लिकन कह सकते हैं रीजन था कौशाला के अंदर। और कपिलावस्तु आपको याद होगा, मैंने जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पढ़ाया था वहाँ बताया था बुद्धिज़्म के अंदर जो गौतम बुद्ध थे वो कपिलावस्तु के जो कैपिटल है पिपरवा, उससे 15 किलोमीटर दूर लुम्बिनी एक जगह थी ना, वहाँ पे स्थित थे, मतलब वहाँ पे वो स्थित है, वहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसके अंदर कपिलावस्तु और अयोध्या, ये दो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ देखने को मिलते हैं। छठा जो हमारा महाजनपद था वो था शुरासेना। शुरासेना जनरली वेस्टर्न यूपी का रीजन कवर करता है, और इसका जो कैपिटल था वो था मथुरा। मथुरा याद ही होगा आपको, कृष्ण जन्मभूमि है, माफ़ कीजिएगा, कृष्ण का जो सारा बचपन है वो यहीं गुजरा है, और बहुत ही होली साइट है हिंदुज़म के अंदर। और मथुरा जो है वो है यमुना के बैंक पे स्थित है, यमुना के किनारे स्थित है। जो हमारा 7वां महाजनपद था वो था पंचला। पंचला के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये जनरली आप लोग जो पढ़े हैं इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट शहर है बरेली अभी। तो बरेली उस टाइम पे इसका कैपिटल हुआ करता था, नाम उसका होता था अहिच्छत्रा। अहिच्छत्रा जो कि पंचला के नॉर्थ रीजन का कैपिटल हुआ करता था। दूसरा है कंपिल्या। कंपिल्या जो है ये साउथ जो पंचला रीजन है उसका कैपिटल होता था, जो कि अभी फर्रुखाबाद का रीजन है। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है वो है कन्नौज, याद रखिएगा कन्नौज। इसी रीजन मतलब पंचला महाजनपद के ही अंदर कन्नौज आता था। पहले पंचला मोनार्की स्टेट था, बाद में वो रिपब्लिक बना है। जो 8वां महाजनपद है वो है कुरु। यही पुराना कुरु है जो वैदिक पीरियड के टाइम में हम लोगों को देखने को मिलता है। कुरु क्लैंस के बीच में कुरुक्षेत्र हुआ, और उसी पर बेस्ड है महाभारत एपिक जो है हमारा, उसी पर बेस्ड है। ये मेरठ का रीजन को कवर करता था, और जो साउथ ईस्टर्न हरियाणा का रीजन है, ये पूरा रीजन मेरठ से लेकर के साउथ ईस्टर्न हरियाणा का रीजन ये कवर करता है। और इसका जो कैपिटल था वो था इंद्रप्रस्थ, याद रखिएगा इंद्रप्रस्थ इसका कैपिटल था। और जो महाभारत है वो इसी स्टेट के अंदर हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। जो हमारा 9वां महाजनपद है वो है मत्स्या। मत्स्या जो है वो जनरली जयपुर का जो पूरा रीजन है उसको कवर करता है, और इसका कैपिटल था विराटनगर, जिसको अभी हम लोग बैराट के नाम से जानते हैं। इसका जो नाम है इस सिटी का विराटनगर, ये इसके संस्थापक किंग विराट के नाम से पड़ा है। जो हमारा 10वां महाजनपद है वो है छेदी। जो छेदी जो महाजनपद है ये बुंदेलखंड के रीजन को कवर करता है, और इसका जो कैपिटल था वो था सत्यावती पे। सत्यावती जो रीजन है वो इसका कैपिटल हुआ करता था। इस महाजनपद से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कह दें कि बात बताना चाहूँगा। जो वासुदेव कृष्ण थे उन्होंने एक राजा को मारा था, शिशुपाल। वो छेदी के ही राजा थे शिशुपाल, और वो मारा कब था उन्होंने? युधिष्ठिर जो कि पांडव किंग थे, उनका जब राजसूया सेक्रीफाइस हो रहा था उसमें कृष्णा ने इस राजा को मारा था। हमारा जो अगला महाजनपद है, जो 11वां महाजनपद था, वो था अवंती। अवंती जो है ये बहुत ही पावरफुल था। अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे मगध का तो बहुत ही ऑलमोस्ट 100 साल तक इसके साथ वॉर चला है। तो ये जनरली मालवा का रीजन कवर करता है और मध्य प्रदेश का रीजन। मध्य प्रदेश कहने का मतलब ये सेंट्रल इंडिया का रीजन कवर करता है। इसका कैपिटल जो था नॉर्थ में उज्जैन था, और जो साउथ रीजन का जो कैपिटल था वो महिष्मती था। वही महिष्मती जो आप लोग बाहुबली में सुने हैं, तो वहीं से मतलब यहीं से नाम डिराइव किया गया है। बाद में देखते हैं कि उज्जैन ज़्यादा डेवलप होता है और महिष्मती को दबा देता है। फिर उज्जैन के ही बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, महिष्मती का प्रभाव कम पड़ जाता है। जो 12वां महाजनपद था वो गांधार था।
गांधार जो है वो जनरली पेशावर का रीजन कवर करता है, पेशावर, रावलपिंडी और जो कश्मीर का वैली है हिंदू कुश रीजन में, इसको कवर करता है। और इसका कैपिटल बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है तक्षशिला, है ना, तक्षशिला इसका कैपिटल था। और जो ये गांधार रीजन है, यहाँ पे कहा जाता था कि बहुत ही ट्रेंड कहते हैं योद्धा सब हुआ करते थे, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड योद्धा यहाँ पे हुआ करते थे, ना, हाईली ट्रेंड इन द आर्ट ऑफ वॉर। जो हमारा 13वां महाजनपद था वो था कंबोजा, ये भी पाकिस्तान और हिंदू कुश के ही रीजन में है। ये रजौरी और जो हाजरा है जो कि कश्मीर में पड़ता है, इस रीजन को कवर करता है। और पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है ना, उसको कवर करता है। एक रिपब्लिकन स्टेट था और बहुत ही ज़्यादा फेमस थे यहाँ के घोड़े, है ना। यहाँ के घोड़े बहुत मतलब तंदुरुस्त हुआ करते थे, बहुत तेज़ दौड़ते थे, तो युद्ध में इन घोड़ों का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ करता था, इसलिए ये फेमस था। कंबोजा का कैपिटल जो था वो पूंछ था। और जो चलते हैं आगे हम लोग, जो 14th महाजनपद है वो है असमका। असमका जो है वो गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी जो है ना, उसके किनारे बसा हुआ था और इसका कैपिटल था पोतली। पोतली का कई सारा नाम है, मैंने 2 यहाँ दिया है। पोतली ज़्यादा फेमस है, पौदन्यपुर एक और फेमस नाम है इसका। ये इकलौता महाजनपद था, है ना, जो भी मैंने कहा विंध्या रीजन के साउथ में हम लोग देखते हैं, साउथ रीजन में जो दक्षिण पथ है, मतलब नॉर्थ से साउथ जाने वाला रास्ता, उसमें अकेला एक ही महाजनपद देखने को मिलता है। जो 15th महाजनपद है वो है वज्जी। ये तिरहुत जो डिवीज़न है बिहार में, है ना, वहाँ लोकेटेड था। टोटल यहाँ पे 8 क्लैंस देखने को मिलते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल लिच्छवीज था, है ना, और उनका कैपिटल वैशाली था। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लैंस हैं, जैसे कि विदेहा है जिनका कैपिटल मिथिला था, नत्रिका है जिनका कैपिटल कुंदनपुर था। नत्रिका आपको याद होगा, हमने जब जैनिज़्म पढ़ा था वहाँ पढ़ा था कि जो वर्धमान महावीर थे वो नत्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे। जो सबसे आखिरी जनपद है हमारा वो है मल्ला। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ऐसा नहीं कि पहले ये डेवलप हुआ, पहले वो मतलब जो फर्स्ट है वो पहले डेवलप हुआ, सेकंड हुआ, बस एक पैटर्न ईस्ट टू वेस्ट जा रहा हूँ, फिर वेस्ट टू, है ना, जो मतलब ईस्ट टू वेस्ट गया और जो बचा हुआ रीजन सब था वो बाद में लिया है। तो ऐसा कुछ पैटर्न नहीं समझ लीजिएगा कि पहले वो डेवलप हुआ था। तो मल्ला जो जनपद है, महाजनपद है, ये जनरली देवरिया का रीजन और यूपी का जो रीजन है उसको कवर करता है। इसका कैपिटल कुशीनार था, जो कि आज हम लोग उसको कसिया के हिसाब मतलब कसिया से पहचानते हैं, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में ही। और दूसरा कैपिटल था पावा। ये दोनों कैपिटल बहुत फेमस हैं, मैं बताता हूँ कैसे। बुद्धा जो थे उन्होंने जो उनका आखिरी मील था, आखिरी भोजन था, वो पावा में हुआ था, और वह उसके और जो उनका डेथ हुआ या जिसे हम लोग कहते हैं महापरिनिर्वाणा, है ना, वो कुशीनार में हुआ था। तो ये दोनों कैपिटल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मल्ला एक रिपब्लिकन स्टेट था। तो ये थे 16 जनपद्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे मगध ग्रो किया और कैसे ये, सबसे पहले तो ये कैसे उठा और कैसे ग्रो किया। इसके कई सारे कारण हैं, कारणों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हम लोग एक एक करके इनके राजाओं के बारे में पढ़ लेते हैं, इनके डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, और इससे हम लोगों को पता चल जाए कि कैसे ये ग्रो किया। क्योंकि किसी भी टेरिटरी को ग्रो करने के लिए वहाँ के राजा का बहुत बड़ा रोल होता है कि उसने क्या क्या मतलब किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन किया, उनकी आर्मी कैपेसिटी कैसे थी, कैसे वो डिफेंड कर रहे थे या कैसे जीत रहे थे। चूँकि ये राइज कर रहा है तो आखिर क्या पॉलिसीज़ थी कि इनका रीजन बढ़ता चला जा रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो पहला डायनेस्टी मगध में था वो था हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी के ही इम्पोर्टेंट रूलर्स को पढ़ेंगे पहले। तो सबसे पहले जो रूलर हैं हरियंका डायनेस्टी के, बिम्बिसारा। बिम्बिसारा को बिंदुसारा के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। बिम्बिसारा हरियंका डायनेस्टी के हैं और बिंदुसारा मौर्य डायनेस्टी के हैं, है ना, अशोक के पिताजी। ये जो है बिम्बिसारा, ये अजातशत्रु के पिताजी हैं।
तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बिम्बिसारा जब किंग थे, उनके अंडर ही मगध जो है वो ज़्यादा डेवलप किया और प्रोमिनेंस क्या कहते हैं अचीव किया, मतलब हायर स्टेटस अचीव किया। बिम्बिसारा जो हैं वो बुद्ध के कंटेम्परेरी भी हैं, उन्हीं के मतलब बुद्धा के ही अराउंड उनका भी जन्म है और बुद्धा के ही लाइफ में वो भी रूल कर रहे थे और बाद में वो फॉलोवर भी बने बुद्धिज़्म के। इन्होंने ही सबसे पहले कॉन्क्वेस्ट और एग्रेशन का पॉलिसी स्टार्ट किया कि मारो काटो और ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी हथियाते चलो। इन्होंने अंगा को हथियाले मैंने बताया था, अंगा पे चढ़ाई किया और उसे जीत लिया और उसको अपने जो बेटा हैं अजातशत्रु है ना, उनके अंदर मतलब उनको वहाँ वाइसराय बना के डाल दिया। और अजातशत्रु कहाँ वाइसराय बन के गए, तो चंपा जो कैपिटल है अंगा का वहाँ। इसके अलावा इनका एक और पॉलिसी था जो बाद में हम लोग देखते हैं कि कई सारे राजा फॉलो करते हैं। मोस्टली हम लोगों को इसका प्रभाव देखने को मिलता है जो मुग़ल के राजा हैं अकबर, उनके लाइफ में वो था मैरिज अलायंसेस, मतलब शादी करो किसी दूसरे एम्पायर के प्रिंसेस से शादी करो और फिर एक अलायंस बना लो, क्योंकि मैरिज अलायंस हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा है ना कंट्रोल क्या कहते हैं आपका स्थापित हो जाएगा एक बड़े रीजन पे। तो बिम्बिसारा ने 3 शादियां की थी, 3 वाइफ्स थे उनके। एक कौशला देवी जो किंग कौशला हैं उनकी बेटी थी और जो प्रसन्नजीत हैं उनकी बहन थी। तो कौशला रीजन इनके अंडर आ गया ऑलमोस्ट। कहा जाता है कि कौशला रीजन मतलब डॉरी में कौशला रीजन के अंदर जो इनको कह सकते हैं कि हिस्सा मिला, उससे ऑलमोस्ट 1 लाख के अराउंड रेवेन्यू जनरेट हो जाता था और ये काफ़ी बड़ा रेवेन्यू होता है कॉइन्स के टर्म्स में देखें तो। इससे आर्मी का क्या कहते हैं पेमेंट हो सकता है और बाकी सारे ऑफिशियल्स का पेमेंट हो सकता है। दूसरी जो बीवी थी इनकी चिल्लन्ना थी। चिल्लाना जो थी वो लिच्छवी चीफ जो थे उनकी बेटी थी और अजातशत्रु जो हैं उनकी माता थी, मतलब सेकेंड वाइफ से उनको अजातशत्रु हुआ था। और तीसरी जो थी वो थी खेमा जो है मदरा क्लैन के जो राजा हैं पंजाब के रीजन में ना, उनकी बेटी थी। तो मैरिज अलायंसेस बनाते थे ताकि कंट्रोल इनका दूसरे रीजन्स पे बढ़ जाए। इनके कुछ इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं हम लोग एक्शंस को देखेंगे, जैसे कि इन्होंने अपने ऑफिसर्स को 3 भागों में बांटा, मतलब इनके अंडर 3 टाइप के ऑफिसर्स थे। एक वो जो मिलिट्री एक्शंस को अंजाम देंगे और एक वो जो एग्जीक्यूटिव, कहने का मतलब स्टेट्स कैसे चलना है, एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए है ना उसको, और साथ में जुडिशियल न्याय जो दिलाएगा वो अलग। तो तीनों ऑफिसर्स कैटेगरीज में बांट दिए ताकि सारा सिस्टम अच्छे से रन करे। इनका जो सबसे सीरियस राइवल था वो था अवंती का जो राजा था चंद है ना, किंग चंदा परदेवता महासेना। इनके साथ इनकी लड़ाई हुई, काफ़ी लड़ाई हुई और बाद में दोनों यही सोचे कि लड़ के कोई फ़ायदा नहीं बचा क्योंकि दोनों में से कोई जीत नहीं रहे हैं। तो बाद में ये लोग फ्रेंड्स बन गए और इसका हम लोगों को सबूत कहाँ से मिलता है कि बाद में देखने को मिलता है कि जब प्रदेवता बीमार हुए, जॉन्डिस उनको पकड़ा, तो बिम्बिसारा ने अपना जो रॉयल फिजिशियन था जीवका, उनको भेजा उनके इलाज के लिए। तो इस तरह से दोस्ती हुई। इसके अलावा प्रदेवता का एक राइवल था जो गांधारा का रूलर था, उनसे भी इनका कांटेक्ट देखने को मिलता है। कहा जाता है कि बिम्बिसारा जो है गांधारा से मतलब गांधारा का एक एम्बेसी इनके यहाँ इस्टेब्लिश था और गांधारा से के रूलर्स की तरफ से लेटर भी, एम्बेसी कहने का मतलब आप कह लीजिए कि उस टाइम पे कुछ लोग समझ लीजिए है ना, एम्बेसडर्स कह लीजिए, दूत कह लीजिए, वो यहाँ पे मतलब गांधारा से भेजा गया था और जो उनके रूलर थे उनकी तरफ से पर्सनल लेटर भी आया था। ये पहले किंग थे जिनके पास स्टैंडिंग आर्मी था। स्टैंडिंग आर्मी मतलब वो आर्मी जो हर टाइम उनके कंट्रोल में रहे, ऐसा नहीं कि बस वॉर के टाइम में आर्मी जुटा लिया फिर बाद में सब अपने अपने काम पे। तो स्टैंडिंग आर्मी वाले
पहले राजा यही थे। इनका जो कैपिटल था, जो कि मगध का सबसे पुराना कैपिटल था, वो था गिरिवराज, जो बाद में राजगीर कहलाया। हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉजेज़ में कि गिरिवराज या राजगीर आखिर इतना इन्फ्लुएंशियल क्यों रहा मगध के लिए, या पाटलिपुत्र क्यों रहा। मैप के थ्रू उसको समझेंगे, क्योंकि कई सारे कारण हैं, उसमें थोड़ा ज्योग्राफिकल कारण भी है। अब हम लोग चलते हैं हरियंका डायनेस्टी के जो अगले रूलर थे, वो अजातशत्रु थे। अजातशत्रु, अच्छा हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, बिंबिसारा टोटल 52 ईयर्स तक राज किए, 52 साल वो राज किए। कब से कब तक? 544 BC से, है ना, 492 BC तक। अब देखते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है वो अपने पिता मतलब बिंबिसारा को मारकर राजा बने। कब बने? 492 में। और कब तक राज किए? 460 में। मतलब 32 ईयर्स का रेन रहा, इनका राज रहा। इन्होंने काशी पे हमला किया। काशी और कौशाला, ये दोनों मिल के मतलब इन दोनों से, मतलब काशी और कौशाला, इन दोनों का एक तरह से कहते हैं कि एक मुहा या अलायंस में, है ना, ये दोनों इसके खिलाफ लड़ रहे थे। तो अजातशत्रु उन पे हमला किए और उन दोनों को एक साथ पराजित किए। बाद में हम लोग देखते हैं कि कौशाला का जो रूलर है वो इस लड़ाई से तंग आकर के पीस के लिए अपनी बेटी से अजातशत्रु की शादी करवा देता है। तो अब एक चीज़ देखिएगा कि कहा जाता है कि अजातशत्रु जो थे बहुत ही नीच राजा थे, क्योंकि वो रिश्तों को भी वैल्यू नहीं देते थे। पहला तो देखने को ही मिल गया कि वो अपने पिताजी को मार दिए। दूसरा ये उनकी जो माता थी वो एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, लिच्छवी की राजकुमारी थी। इसके बावजूद उन्होंने वैशाली पे अटैक किया, और सिर्फ ये रीज़न देते हुए कि वो कौशला के एलाई थे, इसलिए हम उस पर अटैक कर रहे हैं। लेट लगा, लेकिन 16 सालों बाद वो वैशाली को बर्बाद कर दिए और जीत लिए। इनके जीत के मतलब ये जो इतना एग्रेसिव कह सकते हैं वॉर्स को लड़ते थे और जीतते थे, उसके पीछे 2 कारण था। इन्होंने 2 मशीन्स का इजाद किया। ये कह सकते हैं कि 2 मशीन्स इनका ही देन है। एक कैटापुल्ट टाइप था, मतलब पत्थर फेंकने वाला, आप लोगों ने देखा होगा। ये देखिए ना, कैटापुल्ट, ये मैंने एक कैटापुल्ट दिखाया है, ये ऐसा नहीं कि अजातशत्रु यूज़ किया करते थे ना। तो एक ऐसा मशीन था जो कि पत्थर फेंका करता था। तो उससे क्या होता था कि जो फोर्टिफिकेशन है, जो घेराबंदी है दीवारों से या लकड़ियों से, जिससे भी उस टाइम पे ज़्यादातर लकड़ियों से घेराबंदी हुआ करता था, है ना, उसको तोड़ने में काम आता था, जिसको महाशिलाकंटका कहा जाता था। और दूसरा वो था रथ, और स्पेशल रथ में मेस लगा हुआ। मेस कहने का मतलब ये देखिए आप लोग यहाँ पे, ये देखिए चक्के में ब्लेड्स लगे हुए हैं, कईयों में आगे में ब्लेड्स लगे हुए हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा बाहुबली में जो भल्लाल देव को रथ मिला था, उस रथ के आगे भी देखा होगा आप लोगों ने ब्लेड्स घूम रहे थे, ताकि मास किलिंग हो सके, बड़े नंबर पे काट सके। तो ठीक वैसा ही अजातशत्रु के पास भी चैरिट था, वो यूज़ करते थे। तो इन जिसे रथ मुसल कहते हैं, तो रथ मुसल और महाशिलाकंटका की वजह से ये मतलब बहुत ही एग्रेसिव लड़ा करते थे वॉर में। इसके अलावा जो अवंती है, जिन्होंने वत्साज को ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर लिया, कह लें कि जीत लिया। अब जब वो वत्साज को जीत लिए तो मगध पे भी खतरा मंडराने लगा, और इस खतरे को देख करके अजातशत्रु ने राजगीर की फोर्टिफिकेशन करवाई, मतलब फोर्टिफिकेशन स्टार्ट करवा दी, राजगीर को घेरने का काम, मतलब चारों तरफ किलाबंदी स्टार्ट करवा दिया। हम लोग देखेंगे कि पाटलिपुत्र जो कि अभी पटना है, उसका स्थापना भी अजातशत्रु ने ही किया था। अजातशत्रु जो सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, आप लोग बुद्धिज़्म अगर नहीं जानते हैं तो बुद्धिज़्म वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए, वहाँ पता चलेगा क्यों हुआ था और क्या कहते हैं इसका रोल क्या था। तो जो सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था, जो कि सत्तापन्नी में एक कह सकते हैं केव है, गुफा है राजगीर के रीजन में, है ना, वहाँ हुआ था। तो सबसे पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उसको कन्वीन, या कहते हैं कि एक तरह से करवाया इन्होंने ही था। तो अब हम लोग चलेंगे हरियंका डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर उदायीन। जो उदायून थे वो अजातशत्रु के बेटे थे। उन्होंने ही जो है गंगा नदी है, गंगा और सोन नदी का जो कॉन्फ्लुएंस है, कहने का मतलब जहाँ पे गंगा और सोन नदी मिलती है ना, उसी के कॉर्नर पे या उसी मिलन पे
एक फोर्ट बनाया, है ना। ये आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये रीजन मैं कहना चाह रहा हूँ पटना वाला रीजन, पाटलिपुत्रा वाला रीजन। तो वहाँ उन्होंने फोर्ट बनाया, फोर्टिफिकेशन किया और एक शहर को अच्छे तरीके से, वो शहर जो अजातशत्रु जी ने बसाया था, मतलब जिसको इस्टेब्लिश किया था, उसके डेवलपमेंट में लगे। अब एक और इनका बहुत ही इन्फ्लुएंशियल काम रहा, वो ये था कि पाटलिपुत्र को राजधानी बना देना राजगीर से। रीज़न ये है कि पाटलिपुत्र को हम लोग देखते हैं, पाटलिपुत्र जो है, अब चूँकि इस टाइम पे जो मगध एम्पायर है उसका सेंटर में पड़ता है पाटलिपुत्र, और कई सारी नदियाँ हैं, है ना। मेजर 3 नदी हमको देखने को मिलता है, चौथी नदी भी एक बड़ी नदी है, वो थोड़ी दूर में है। लेकिन इन सारे नदियों की वजह से क्या होता है कि मूवमेंट जो होता है वो आसान होता है। तो इसलिए इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई और उसमें फोर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। इनका जो मर्डर हुआ, वो जो पालक हैं, कहने का मतलब अवंती के एक राजा थे, उनके कमांड पे हुआ। बेस्ट मतलब कमांड, उन्होंने कमांड दिया और इनका मर्डर हो गया। तो कहते हैं कि पालक जो राजा थे उन्होंने ही एसेसिनेशन करवाया। इसके बाद उदयन के बाद 3 और हम लोगों को देखने को मिलते हैं हरियंका डायनेस्टी के रूलर्स, अनिरुद्ध, मंदा और नगादशका। लेकिन ये तीनों उतने पावरफुल नहीं रहे। तो धीरे धीरे देखने को मिलता है कि ये डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है और उसको ओवरटेक करता है अगला डायनेस्टी शिशुनाग। शिशुनाग का जो रूल था, अच्छा उदयन का रूल देख लीजिए, ऑलमोस्ट 16 ईयर्स का था, 460 BC से 444 BC तक। उसके बाद यहाँ देखिएगा 413 में शिशुनाग क्या कहते हैं डायनेस्टी स्टार्ट हुआ। तो कहने का मतलब 444 BC से जब उदयन का डेथ हुआ तब से 413 BC तक ये 3 जो अनिरुद्ध, मंदा और नगादशका रूलर्स हैं, इन्होंने राज किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे। शिशुनाग 413 से 345 BC के बीच रूल किए। इन्होंने, इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कह सकते हैं कि काम था वो था अवंती को डिस्ट्रॉय कर देना। अवंती जो कि ऑलमोस्ट कई सालों से, है ना, राइवल रहा इनका, बहुत ही फ्यूरियस राइवल रहा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइवल था, है ना। उनके साथ मतलब उनको, उसको डिस्ट्रॉय करके इन्होंने अपनी जो राइवलरी है 100 साल पुरानी, उसको ख़त्म कर दिया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इनका। इन्होंने टेम्पररी वैशाली को राजधानी बनाया। मैंने बोला था कि 3 राजधानी हम लोगों को देखने को मिलती है, सबसे पहले राजगीर, फिर पाटलिपुत्र देखने को मिलते हैं, फिर वैशाली। तो इन्होंने क्या किया कि जो कलशोका हैं इनके सन, उन्होंने राजधानी वापस से वैशाली कर दिया और वैशाली के बाद फिर वापस पाटलिपुत्र ले आए। तो इस तरीके से टेम्परेली एक राजधानी शिफ्ट हुई वैशाली में। 2 राजा हैं, शिशुनाग और उनके बेटे कलशोका, ये 2 इनके रूलर्स हैं। और जो क्या कहते हैं कलशोका हैं, उन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को करवाया। फर्स्ट अजातशत्रु ने और सेकेंड कलशोका ने, जो कि शिशुनाग के बेटे थे। अब हम लोग चलते हैं, अगला जो डायनेस्टी मगध पे रूल किया वो था नंदा डायनेस्टी, जो कि 345 BC से 320 BC के बीच रूल किया। ये सबसे मतलब नंदा डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंदा डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो मगध के सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर्स थे। तो मोस्ट पावरफुल रूलर्स, है ना, इतने पावरफुल थे कि इन्हीं के टाइम पे अलेक्जेंडर की आर्मी जो है उधर से पूरा यूरोप जीतते हुए क्या कहते हैं पंजाब जीत चुकी थी और इंडिया में एंटर होने वाली थी। लेकिन अलेक्जेंडर की फ़ौज ने हाथ खड़ा कर दिया कि अब हम नहीं लड़ेंगे। बहुत सारे कारण थे, उनमें से एक कारण ये भी था कि उनके जो फ़ौज थे उनको पता था कि अंदर जो मतलब चूँकि पोरस से जब लड़े तो बहुत ही अच्छा मतलब घमासान युद्ध हुआ और बहुत ही कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन देखने को मिला। तो उनके फ़ौजों का मानना था कि जब पोरस इतने छोटे राजा होने के बावजूद इतना कह सकते हैं कि इतने कठिन कर दिया उन लोगों के लिए जीतना, तो अंदर जो राजा है उसके पास 2 लाख इन्फेंट्री है ना, 60,000 कैवलरी है और 3,000 से 6,000 वॉर एलिफेंट्स हैं। वॉर एलिफेंट्स सबसे पहले अलेक्जेंडर की फ़ौज ने इंडिया में ही आके लड़ा था वॉर एलिफेंट्स के खिलाफ, वो पोरस के खिलाफ। और पोरस के खिलाफ ज़्यादा नहीं, कुछ 100 है ना 400-500 हाथी से लड़े थे। और अंदर जो
फौज थी वो 6000 वॉर एलिफेंट्स के साथ थी, बाकी जो इन्फेंट्री और कैवलरी है उसको छोड़ दीजिए। तो ये सोच मतलब ये सुनकर ही वो लोग डर जाते थे, मतलब डर गए थे। ये एक रीज़न था और बहुत सारे कारण था अलेक्जेंडर के फेलियर का इंडिया में, उनमें से एक ये था। तो बहुत ज़्यादा रिच थे, बहुत ज़्यादा रिच होने के कारण बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन करते थे। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट राजा थे वो महापद्मनंदा थे। महापद्मनंदा जो है उन्होंने कलिंगा को जीता, है ना, और कलिंगा को जीतने के बाद जो जिना है, जिना मतलब आपको पता है कॉन्करर, है ना, कॉन्करर मतलब ऑब्वियसली वर्धमान महावीर से रिलेटेड बात हो रही है। तो जिना का एक इमेज एज अ विक्ट्री ट्रॉफी वहाँ से ले आए। इसके बाद इन्होंने वैशाली को जीत लिया। तो महापद्मनंदा जो हैं उनको दो नाम दिया गया, एक इकारत, इकारत मतलब इकलौता सॉवरेन रूलर, या कह लें कि इकलौता रूलर जो कि सबको ख़त्म करने के बाद, जितने भी रूलिंग प्रिंसेस हैं सबको ख़त्म करने के बाद अकेला बचा हुआ। और दूसरा नाम था सर्व क्षत्रियंतका, कहने का मतलब सारे क्षत्रियों का अंत, है ना, मतलब करने वाला, डिस्ट्रॉय ऑफ ऑल द क्षत्रियास। तो ये देखा जाता है कि महापद्मनंदा जो हैं वो जितने भी क्षत्रिय क्लैंस हैं, क्षत्रिय रूलर्स हैं, उनको मतलब उनके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिला है इनका, इसलिए ये नाम पड़ा है। बाद के जो नंदाज थे वो बहुत वीक थे और अनपॉपुलर भी थे, या ये कहते हैं कि लोगों के बीच उनके लिए कोई इज्जत नहीं थी। बहुत सारा रीज़न था। एक तो इनका ओरिजिन पता नहीं चलता है कि कौन से कास्ट थे, या कहाँ से आए थे। इसके अलावा ये बहुत ही मतलब टैक्सेस लेने में बहुत कड़ाई करते थे, तो लोगों के बीच इनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी। इसमें से एक है जो सबसे आखिरी रूलर थे, वो धनानंदा थे, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, चूँकि लोगों के अंदर इनके खिलाफ ऐसे ही कह सकते हैं नफ़रत पनपी हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी नफ़रत का फ़ायदा उठाया और, है ना, डायनेस्टी मतलब रूल को पलट डाला और इसे ओवरथ्रो कर दिया। है ना, धनानंदा को याद रखिएगा। तो यहाँ से मगध के जो महाजनपद का कहानी है वो ख़त्म होती है रूलर्स की। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी आता है, वो आगे हम लोग दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं जो मगध के सक्सेस के कारणों को जानते हैं कि मगध जो है वो इतना सक्सेसफुल क्यों रहा। तो मगध के सक्सेस में सबसे बड़ा मतलब काफ़ी बड़ा रोल था इसका लोकेशन। ये जो लोकेटेड था वो गंगेटिक वैली जो है, गंगेटिक वैली कहने का मतलब गंगा नदी का जो निचला रीजन है, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए एक नदी है तो उसके आसपास जो वैली बना हुआ है ना, उस रीजन में अपर और लोअर दोनों साइड, अपर और लोअर दोनों साइड में ये बसा हुआ था। तो लोकेशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि नदी से ट्रेड होना है, नदी का पानी यूज़ होना है एग्रीकल्चर में, तो इसी वजह से। और चूँकि गंगेटिक प्लेन्स बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है इसीलिए, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट और ईस्ट इंडिया के बीच में एक बड़ा क्या कह सकते हैं कि जो मेन रूट है वहीं पर स्थित है, तो ट्रेड्स बहुत अच्छे से फ्लरिश करेगा, है ना। इसके अलावा एरिया बहुत फर्टाइल था, बहुत ही उपजाऊ था, साथ में काफ़ी बारिश होती थी कि बिना सिंचाई के भी फसल उगा लिए जाते थे अच्छे से, है ना। इसके अलावा ये जो रीजन था मगध जहाँ इस्टेब्लिश था वो तीनों साइड से रिवर से घिरा हुआ था। किसे किसे? गंगा, सोन और चंपा, ये तीन बड़ी बड़ी नदियाँ इनको मतलब इस यहाँ बहा करती थी, जिसकी वजह से एनिमीज़ जो है, चूँकि कोई भी एनिमी हमला करेगा तो वो जनरली रिवर्स को और माउंटेन्स को अवॉइड करता है, क्योंकि ये दोनों हिंड्रेंस होते हैं एक ट्रूप्स के मूवमेंट में। तो एक तरह से इम्प्रेग्नेबल डिफेंस क्रिएट कर देता था। हम लोग देखेंगे मैप पर, चलिए हम लोग देखते हैं दो इम्पोर्टेंट सिटीज़ के जो दो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स थे, है ना, उनका हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ स्थित है। चलिए, राजगीर, ये रहा गया का रीजन, गया के ही साइड में राजगीर है।
ये रहा राजगीर। अब देखिएगा ये अभी वाला राजगीर है, ये आपको जो देखने को मिल रहा है ये मॉडर्न राजगीर है। इसके प्लेन्स को देखिए आप, ये देखने को आपको मिल रहा है, ये मॉडर्न राजगीर है जो अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन पुराना जो राजगीर था ये देखिए हर तरफ से पहाड़ है और इसके बीच में ये जो रीजन है यहाँ पुराना राजगीर स्थित था। तो हम लोगों को 5 साइड से इधर 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 और एक आगे चल के ऐसे देखने को मिलेगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 साइड से ये आगे चल के एक पहाड़ है ना। 5 साइड से राजगीर घिरा हुआ देखने को मिलता है, तो दुश्मन इस पे हमला कर ही नहीं सकते। और साथ में राजगीर का फोर्टिफिकेशन हो गया था, तो और ज़्यादा है ना हमले से बचा हुआ था। तो ये रहा राजगीर का, है ना, ये देखिए लोकेशन। अब हम लोग देखते हैं पटना का लोकेशन। देखिए पटना भी चूँकि नदी से घिरा है तो पटना के डेवलपमेंट में ये देखिए, ये रहा सोन नदी, ये रहा गंगा जी, है ना, गैंगस रिवर। और हम लोग को इधर देखने को मिलता है कि ये रहा, कहाँ गया मार्कर, ये हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पे गंडक नदी, है ना, ये रहा गंडक। तो अब हम लोग थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं, नदी को देख लेते हैं। ये देखिए, है ना, इस साइड से है, ये आया घाघरा, ये रहा गंगा, ये रहा सोन, ये रहा, इसके बाद यहाँ है गंडक। तो 4 नदी देखने को मिल रहा है। तो पटना जो है, पटना वो जनरली सोन नदी, गंगा नदी और घाघरा नदी, इस तीनों के, है ना, कॉन्फ्लुएंस पे यहाँ पे है। 3 नदियाँ हैं और थोड़ा आगे चल के घाघरा। तो कहने का मतलब कि पटना से किसी भी, है ना, टाइप का मूवमेंट, चाहे वो ट्रेड का हो या फिर मिलिट्री का मूवमेंट है, वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और आगे चल के इस डायरेक्शन में, इन सारे डायरेक्शंस में पॉसिबल था। ये स्ट्रेटजिक लोकेशन, मतलब ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इसका ये फ़ायदा था। और राजगीर का हम लोगों ने देख ही लिया कि राजगीर जो था वो इम्प्रेग्नेबल था, क्योंकि हर तरफ से पहाड़ है ना, देखने को मिल रहा है ना। ये देखिए 1 2 3 4 5, पांचों पहाड़ के रीजन के बीच में स्थित था राजगीर। तो ये कुछ रीजन्स थे जो मगध को, है ना, ग्रो करने में हेल्प किया। हाँ, इसके अलावा ये इस रीजन में, मगध के रीजन में रिच डिपॉजिट्स थे आयरन के, है ना, आयरन के रिच डिपॉजिट्स, थोड़ा बहुत कॉपर के भी डिपॉजिट्स थे। तो आयरन के रिच डिपॉजिट्स होने की वजह से आयरन इम्प्लीमेंट्स को बनाने में, कहने का मतलब जैसे हथियार हुआ, वेपनरी हुआ, इसके अलावा खेती बाड़ी में जो यूज़ हो, मतलब जो यूज़ होगा आयरन का, है ना। तो इन सब वजहों से, है ना, इनका ग्रोथ या ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते चले गए। क्योंकि बढ़िया हथियार तो ज़्यादा बढ़िया जीतने का चांस, लड़ाई उतनी अच्छे तरीके से जीती जा सकती है। और ज़्यादा बढ़िया हथियार होगा तो चाहे वो घर मकान बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो वो लोहा, या फिर वो लोहा हल चलाने के लिए हो रहा हो, तो इसकी वजह से ग्रोथ बहुत, है ना, अच्छे से हुआ। इसके अलावा मगध के पास अच्छा पॉपुलेशन था, काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन था, जो कि अलग अलग काम कर सकते थे। कुछ खेती कर सकते थे, इसके अलावा माइनिंग कर सकते थे, इसके अलावा सिटीज़ में जो बिल्डिंग के काम है वो कर सकते थे, छोटे छोटे और शहर बना रहे हैं, मकान बना बना कर रह रहे हैं, है ना। इसके अलावा आर्मी में भी, है ना, ज्वाइन हो रहे हैं। जो पीजेंट्स थे, जो कह सकते हैं किसान थे, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे थे। जितना खाना चल रहा है अपने लिए, उसके अलावा उससे ज़्यादा, है ना, अनाज उगा रहे थे। ताकि देखिए, अगर मान लीजिए, मैंने पहले के भी कुछ चैप्टर में बताया कि अगर एक फ़ौज को अपने खाने के लिए अनाज उगाना पड़ जाएगा तो वो फौज, क्या कहते हैं, लड़ाई नहीं करना चाहेगा, वो खेती करना चाहेगा। तो अगर ज़्यादा सरप्लस होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो रूलर होगा उसको टैक्स के फॉर्म में लेगी और अलग अलग कामों में इन्वॉल्व लोगों को, है ना, एज ए सैलरी देगी, या वो लोग मतलब कह सकते हैं कि मनी लेकर के उन अनाजों को खरीद सकते हैं।
इसके अलावा गंगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर है ट्रेड के लिए नॉर्थ इंडिया में, और चूँकि अंगा आ गया, अंगा के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट रीजन था वो चंपा, जो कि मैंने बताया चंपा से है ना रूट निकलता है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ट्रेड करने के लिए। तो ये भी क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लाया, है ना, साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका और साउथ इंडिया के रीजन में इधर से ट्रेड हुआ करता था उस टाइम पे। अब पीजेंट से जो टैक्स मिले और ट्रेड से जो टॉल्स है ना रिसीव हुआ, टॉल्स कहने का मतलब सामानों पे लगाया हुआ टैक्सेस जो ट्रेडर्स ला रहे हैं, है ना, ले जा रहे हैं, मतलब हम लोग को पता ही टोल क्या होता है, अभी हम लोग जानते ही हैं, है ना। उनसे मिले टैक्सेस और पीजेंट से कलेक्ट किए हुए टैक्सेस से क्या हुआ कि काफ़ी बड़ी आर्मी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को मेंटेन किया जाता था। इसके अलावा जो मगध की सोसाइटी थी वो अनऑर्थोडॉक्स थी, कहने का मतलब कि ब्राह्मण रूल नहीं था, मिक्स था, आर्यन नॉन आर्यन सारे पीपल्स का मिक्स था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि फिर मैनेजमेंट बहुत आसान से होता है। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा है ना कह सकते हैं कि निचोड़ेंगे टैक्सेस के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में उसको परेशान करेंगे तो रिबेलियन होगा, कहने का मतलब विद्रोह होगा तो फिर प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, ग्रोथ नहीं होगा। तो चूंकि मिक्स था, अनऑर्थोडॉक्स था, पुराने हिसाबों से नहीं चलना है, तो इस वजह से क्या हुआ कि इसके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, है ना। इसके अलावा दो नए धर्म इमर्ज हुए जैसे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, जो कि अलग अलग है ना फिलॉसफी को बता रहे थे, अलग अलग तरीके से सोच को बता रहे थे कि कैसे ज्ञान लेना है, कैसे परेशानियों से बचना है, किस तरह की ज़िंदगी जीनी चाहिए, किस तरह की ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। तो इन फिलॉसफीज़ की वजह से हम लोग देखते हैं कि लोग लिबरल ट्रेडिशंस को फॉलो करने लगे। मतलब ठीक है यार, जो चीज़ हो रहा है ठीक है, नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है कि अपना जान जोखिम में डाल के वो किसी रिचुअल को निभाएं या जान जोखिम में डाल करके कुछ करें। जो हो रहा है सो हो रहा है, जो हो पाएगा ठीक, नहीं तो नहीं, ज़रूरी नहीं है। तो लिबरल है ना थॉट, लिबरल फिलोसफी प्रिवलेंट हो गई, ज़्यादा फैलने लग गया। तो ये भी ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके अलावा जो हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो मगध के किंग्स थे, ज़्यादातर जो किंग्स थे वो ओरिजिन्स में या कास्ट वाइज लोअर कास्ट थे। तो इस वजह से क्या हुआ, अगर क्या कहते हैं कास्टिज़म ज़्यादा होती तो इसकी वजह से लोग आपस में एक दूसरे से उस जनपद को या उस टेरिटरी के ग्रोथ को, वहाँ के लोगों के लाइफ स्टाइल को ऊपर लाने में योगदान नहीं दे पाते। मगध के पास काफ़ी सारे पावरफुल रूलर्स हुए जैसे कि बिंबिसारा, अजातशत्रु, महापद्मनंदा। इन सब की वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा रीजन्स एक्वायर हुए, ट्रेड्स बढ़ा, है ना, एग्रीकल्चर बढ़ा, तो एक बड़ा एम्पायर डेवलप हुआ। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मीज थी, काफ़ी मजबूत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही न्यूमेरिकली भी बहुत ज़्यादा है ना पावरफुल आर्मी थी, जो कि डिफेंड भी कर सकता था और ज़्यादा टेरिटरी को एक्सपेंड भी कर सकता था जीत कर। अब चूँकि मैंने पहले बता दिया आयरन्स थे, तो आयरन से एडवांस्ड वेपनरी डेवलप हो सकता था, है ना, वैसा तलवार डेवलप हो सकता था जो कि बहुत मजबूत हो, है ना। तो इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मगध के जो रूलर्स थे वो पहले रूलर्स थे जिन्होंने एलिफेंट्स को आर्मी में शामिल किया। एलिफेंट्स बहुत ही उस टाइम पे, अगर मान लीजिए इस टाइम पे आदमी लड़ रहे हैं, है ना, हैंड टू हैंड फाइट हो रहा है, समझ लीजिए उस टाइम पे हाथी एक बड़ा जानवर है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है ना, बहुत बड़ा रोल होता होगा उस टाइम पे। तो सब बहुत कह सकते हैं कि उस टाइम के राजाओं में से पहले ही राजा हुए थे मगध के रूलर्स जिन्होंने हाथी को वॉर्स में इस्तेमाल किया। अब इसके अलावा जो राजा थे उन्होंने बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डेवलप किया कि अच्छे तरीके से टैक्सेस वसूले जा सकें, है ना, ज़्यादा ऑपरेशन ना हो, ज़्यादा कह सकते हैं कि अप्रेस नहीं किया जा सके, किसी को है ना परेशान नहीं किया जाए, न्याय अच्छे तरीके से हो। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से, चाहे वो पॉलिटिकल फैक्टर्स हो, चाहे वो सोशल फैक्टर्स हो, चाहे वो रिलीजियस फैक्टर्स हो, या चाहे वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हो, जितने मैंने फैक्टर्स अभी बताए, इन सारे फैक्टर्स की वजह से मगध सबसे पहला
है ना, भारत का सबसे पहला एम्पायर बनकर डेवलप हुआ, एक महाजनपद से एक बहुत बड़ा एम्पायर में डेवलप हुआ। तो बस इस चैप्टर में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। If you learned something, please do like and share this video and subscribe to my channel.